एक ऐसा इलाका जहां परिंदों के पर मारने पर भी पाबंदी हो। एक ऐसा इलाका जहां इंसान को देखते ही गोली मार दी जाती हो। एक ऐसा इलाका जहां के इंच इंच धरती सील हो, आसमान सील हो। आखिर ऐसे वीरान इलाके में होता क्या है? आखिर धरती का ये कोना इतना डरावना क्यों है? आखिर धरती के इस टुकड़े को सरकार ने ही संदिग्ध क्यों बना रखा है? ये राज छिपे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और ये संदिग्ध इलाका है अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र नेवादा में। लास वेगास शहर से 83 मील उत्तर में बसा एक वीरान क्षेत्र एरिया 51। आज की तारीख में जिस मुल्क की धमक पूरी दुनिया देखती है, जिस मुल्क की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, जो 50 राज्यों और कई क्षेत्रों का समूह है, जिसकी आबादी चीन और भारत के बाद तीसरे नंबर पर है, जिस मुल्क में चमचमाती सड़कें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं और 32 करोड़ से ज्यादा खुशहाल लोग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए एक ऐसा देश जिसे न सिर्फ खुद के नंबर 1 होने का घमंड है, बल्कि जिसका डायलिंग कोड भी 1 है। जिस देश की कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन जहां अंग्रेजी बहुमत की जुबान है। जिस मुल्क ने 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड के जुल्मों सितम से आजाद होने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस मुल्क की आजादी को पहचान मिली 7 साल बाद 3 सितंबर 1783 को। आजादी के बाद जिस मुल्क ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, भारी खून खराबे और गृह युद्ध के बीच भी ताकत जुटाता रहा। उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको तक फैले इस मुल्क ने ठोस जमीन हासिल की 2 विश्व युद्धों में। विश्व युद्ध जिसमें दुनिया तबाह होती गई और अमेरिका सुपर पावर बनता गया। लेकिन जैसे जैसे ये मुल्क सुपर पावर बनता गया, एरिया 51 का रहस्य भी गहराता गया। एरिया 51 की गोपनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दशकों तक इस इलाके के बारे में किसी को पता नहीं था। यहां पर 1955 में पहली बार वियतनाम वॉर के वक्त CIA ने इस इलाके के होने को स्वीकार किया। इस इलाके के आसपास ना तो कोई आबादी है और यहां घुसने पर पाबंदी है। अमेरिका और दुनिया के लिए दिलचस्पी का सबब रहे एरिया 51 को 1 साल पहले तक आधिकारिक तौर पर न नाम मिला और न पहचान मिली। 2013 में जब CIA ने अपने दस्तावेज में एरिया 51 का पहली बार जिक्र किया तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए, क्योंकि CIA 17 किलोमीटर के दायरे में पसरे उस इलाके को पहचान दे रही थी जिसकी तहलीज पर अमेरिका ने रिस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा रखा है। अंदर की गतिविधियों की आज तक न तो किसी को भनक लगी और न कोई राज खुल सका। इस सुपर पावर की मिस्ट्री को लेकर दुनिया की हैरानी बढ़ती गई और यह हैरानी तब चरम पर जा पहुंची जब अमेरिकी सरकार ने नेवादा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदल दिया। 1996 में नेशनल हाईवे का नया नाम रखा गया, नाम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे यानी एलियंस और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट UFO का हाईवे। तो क्या दुनिया में कोई UFO का हाईवे हो सकता है? क्या अमेरिका में एक राज्य एलियंस का भी हो सकता है? इन सवालों ने अमेरिका की धरती को और भी संदिग्ध बना डाला। सवाल उठने लगे कि क्या वाकई अमेरिका में एलियंस उतरते हैं? क्या वाकई अमेरिका के एक वीरान और घने जंगलों से ढके इलाके में अन्य ग्रह के जीवों का आशियाना हो सकता है? या पूरे इलाके को भूतिया बनाने की अमेरिकी साजिश है? दुनिया को पूरे इलाके में जाने से रोकने की साजिश है? क्या अमेरिका एरिया 51 की गतिविधियों को छुपा रहा है? एलियंस से हर किसी को डरा रहा है? यह जानने के लिए हमारी तफ्तीश घूमी UFO की थ्योरी की ओर। UFO जिनका राज आज तक कोई नहीं जान सका। एलियंस
जिनका आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, जिनका आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। अमेरिका के एरिया 51 का एक राज इन्हीं एलियंस के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। तारीख थी 2 जुलाई और साल था 1947, जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एक उड़न तस्तरी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर जंगल में आग की तरह फैली। कहा जाता है कि एक उड़ती हुई तस्तरी उस दिन जमीन पर आ गिरी थी और इसमें एलियंस भी सवार थे। एलियंस यानी दूसरे ग्रह के जीव। खबरें ये भी उड़ी कि यान पर सवार एलियन हिरासत में ले लिए गए हैं, लेकिन घटना के प्रमाण के तौर पर अमेरिका ने एक धुंधली सी तस्वीर के सिवा दुनिया को कुछ भी नहीं दिखाया। दावा किया गया कि हादसे में एक एलियन मारा गया और जाने कहां से लीक हुई तस्वीर उस एलियन के शव के पोस्टमार्टम की थी। तस्वीर आने के बाद दुनिया में जोरदार बहस शुरू हुई। देखते ही देखते मामूली सी जानकारी और बहुत भयानक डर ने पूरी दुनिया को घेर लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। जिस अमेरिकी मिलिट्री ने उड़न तस्तरी के दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा किया था, उसने बयान बदल लिया। मिलिट्री ने दावा किया कि उसने उड़न तस्तरी नहीं, एक मौसमी गुब्बारा बरामद किया है। इसके बाद से एलियंस की घटना पर अमेरिका ने कोई चर्चा ही नहीं की। इस राज को अमेरिका ने क्यों उछाला और क्यों दबा दिया, कि अमेरिका की करोड़ों की आबादी को भी नहीं पता चल सका। 1947 में अमेरिकी अधिकारियों के एक खत में दावा किया गया कि रोजवेल के पास एक 6 कोण वाला वाहन बरामद किया गया है, जो शायद यूएफओ था। एलियन से जुड़ी इस घटना को रोजवेल इंसिडेंट का नाम दिया गया और ऐसी खबरें उड़ने लगी कि पकड़े गए एलियंस एरिया 51 में रखे गए हैं। एलियंस पर अमेरिका के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और यूएफओ की तकनीक समझ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेरिका वाकई दूसरे ग्रह पर जीवन की परत खोल रहा था या दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था। कहा यह जाता है कि अमेरिका ने एरिया 51 को यूएफओ के लिए रिसर्च बेस बना रखा है। यूएफओ यानी एलियंस और उनकी तकनीक पर रिसर्च। कहा यह भी जाता है कि रूजवेल में क्रैश हुए यूएफओ पर एरिया 51 में रिसर्च की जा रही है, लेकिन सच ये है कि इस रिसर्च का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। एलियन की खबरों के बीच एरिया 51 बदलता गया। जैसे जैसे अफवाहों ने तूल पकड़ना शुरू किया, अमेरिका के मिस्ट्री लैंड में सख्ती बढ़ती गई। एरिया 51 को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया। किसी इंसान को घुसते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया गया। पूरा इलाका नो फ्लाई जोन में तब्दील हो गया। चारों ओर इतने घने पेड़ों का जंगल उगा दिया गया कि पूरा इलाका सैटेलाइट की जद से भी बाहर हो गया। जमीन के अंदर ग्राउंड सेंसर लगा दिए गए। कदम कदम पर लिसनिंग डिवाइसेस लगा दिए गए। सुरक्षा इतनी तगड़ी कि कहीं पर सुई भी गिरे तो कंट्रोल रूम में धमाके जैसी आवाज हो। तो क्या ये सुरक्षा एलियन के लिए थी? क्या अमेरिका यूएफओ पर जारी रिसर्च छिपाना चाहता था? क्या वाकई अमेरिका अपने लोगों को एलियन से सुरक्षित रखना चाहता था, या ये आम लोगों को एरिया 51 से दूर रखने की साजिश थी? इंसानों से आबाद मुल्क में एक वीरान इलाका तैयार करने की चाल थी। क्या इसके बाद एरिया 51 के आसमान में उड़ते देखे गए यूएफओ किसी एलियन के वाहन थे, या वो अमेरिका के खतरनाक हथियार थे जिन्हें दुनिया ने जब देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई? इन सवालों के पड़ताल में हमारी तफ्तीश घूमी अमेरिका की स्टील टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की ओर। वो 1 और 2 मई की रात थी और साल था 2011, जब पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 हेलीकॉप्टर एक इमारत के ऊपर मंडराने लगे। ये चॉपर कहां से आए? इनमें कौन सवार था? कौन निशाने पर था? इसकी भनक न तो मकान में रहने वाले अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 को लगी, न चंद कदमों की दूरी पर छावनी में बैठे पाकिस्तान की सेना को।
ये दोनों अमेरिका के ब्लैक ऑप्स हेलीकॉप्टर थे और इसमें नेवी सील समेत सवार थे 23 अमेरिकी कमांडो। इस टीम ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन पर सीधी कार्रवाई की। उसे रात के अंधेरे में गोलियों से भून डाला और लादेन के शव समेत पूरे परिवार को लेकर टीम गायब हो गई। लेकिन इस मिशन में एक हेलीकॉप्टर अगर हादसे का शिकार न हुआ होता तो शायद दुनिया जान भी नहीं पाती कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या चीज है। इस मिशन में जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया वो स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस थे, जिन्हें न रडार के अल्ट्रावायलेट रे पकड़ सकते थे और न तो कोई इनकी आवाज सुन सकता था। इस तकनीक को बचाने के लिए अमेरिका से आए 6 नेवी सील्स कमांडो ने हेलीकॉप्टर की रोटर ब्लेड तोड़ दी और जोरदार बम ब्लास्ट करके इसके इंजन को भी उड़ा दिया। कहा जाता है कि अमेरिका ने यह सारी तकनीक जहां विकसित की है और जहां पर इनका परीक्षण किया है वो इलाका अमेरिका का सबसे संदिग्ध इलाका है, एरिया 51। अमेरिका की ताकत उसके सैन्य हथियार हैं और एरिया 51 में अमेरिका इसी ताकत को डेवलप करता है। कहा जाता है कि मीलों तक फैला हुआ ये टॉप सीक्रेट इलाका अमेरिका का सीक्रेट एयरबेस है और यहां अमेरिका स्टील्थ टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है और माना यह जाता है कि अमेरिका इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी को न सिर्फ दुनिया से छिपा रहा है बल्कि अमेरिका खुद अपने लोगों से भी इसे छिपा रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया सोवियत संघ रूस ने। साल था 1988 जब सोवियत संघ रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चरम पर था। इस बीच सोवियत सैटेलाइट ने एरिया 51 की एक तस्वीर जारी की तो अमेरिका में रहने वाले लोग भी दंग रह गए। एक साइंस मैगजीन में छपी इस तस्वीर में लोगों ने पहली बार एरिया 51 के अंदर की तस्वीर देखी। रूस की तस्वीर ने साफ कर दिया कि एरिया 51 में न तो एलियंस हैं न यूएफओ। इस इलाके में 8 रनवे बने हैं, चमचमाती सड़कें बनी हैं और दावा किया गया कि अमेरिका का ये सबसे सुरक्षित इलाका सीक्रेट एयरबेस है और CIA का ठिकाना भी। तो क्या विश्व युद्ध से लेकर आज तक अमेरिका से निकलने वाले सबसे खतरनाक हथियार उसके इसी गुप्त ठिकाने में हो रही रिसर्च का नतीजा है? क्या इस इलाके में यूएफओ देखने के दावे के पीछे हर रोज होने वाले सैन्य हथियारों के परीक्षण का नतीजा है? ये सारे राज समेटे हुए हैं अमेरिका का गुप्त ठिकाना एरिया 51। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध में निकले अमेरिका के सारे घातक हथियार एरिया 51 की रहस्यमयी फैक्ट्री में ही तैयार किए गए थे, जिसने धुरी राष्ट्र की सेनाओं पर जमकर कहर बरपाया। यहां तक कि जापान पर फटे न्यूक्लियर बम की प्रैक्टिस भी यहीं पर की गई। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने एरिया 51 को छोड़ दिया, लेकिन 1955 में जब लॉकहीड मार्टिन को CIA ने स्पाई एयरक्राफ्ट U-2 बनाने को कहा तो उसने एरिया 51 को अपना लैब बना लिया। कहा जाता है कि एरिया 51 अमेरिका के सुपरसोनिक प्लेन ऑरोरा का लैब भी है, जो आवाज की गति से 8 गुना तेज उड़ता है, करीब 6000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। इतना ही नहीं, अमेरिका के सबसे आधुनिक स्टील्थ एयरक्राफ्ट भी अमेरिका की संदिग्ध फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं, जो राडार को भी चकमा दे सकते हैं और सैटेलाइट को भी, जो दुश्मनों की नजरों को भी धोखा दे सकते हैं और उसके कानों को भी। एक ऐसी तकनीक जिसमें एक शक्तिशाली बम फटने से पहले कुछ भी नजर नहीं आता। 1977 में पहला स्टील्थ फाइटर F-117A बेस पर पहुंचा, जब दुनिया को स्टील्थ फाइटर के बारे में जानकारी तक नहीं थी। 2007 में खबर आई कि यहां पर अमेरिका सबसे बड़ा हैंगर बना रहा है। तो क्या अमेरिका के आसमान में नजर आते रहे यूएफओ अमेरिका के गुप्त हथियार हैं?
क्या अमेरिका में बार बार यूएफओ नजर आने के पीछे वो प्रयोग हैं जिनकी जानकारी अमेरिका छुपा कर रखना चाहता है? इन सवालों के जवाब अमेरिका के टॉप सीक्रेट बेस में दफन हैं, जो शायद ही कभी सामने आ सकेंगे। अजीब तरह की चीजें आसमान में उड़ती हुई दिखती हैं। ये एलियंस के यूएफओ हैं या वॉर के मिस्टीरियस वेपन्स। हम इन सीक्रेट्स के पीछे छिपी सच्चाई डिस्कवर करेंगे। ये प्लेन्स होली ग्रेल जैसी अल्टीमेट मिस्ट्री है। इसकी तेज ट्रायंगुलर शेप आसमान में किसी भी क्राफ्ट से ज्यादा तेजी से उड़ती है। ये दूसरी दुनिया से आए विजिटर्स हैं या कोल्ड वॉर के वक्त यूज किए गए सीक्रेट वेपन्स। एविएशन के बढ़ते हुए फैंस के लिए इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट की एक नई जनरेशन है, जिन्हें इतनी सीक्रेटली डेवलप किया गया है कि इन्हें ब्लैक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ये सो कॉल्ड ब्लैक वर्ल्ड की अपनी अलग माइथोलॉजी है। इसके बिलीवर्स प्रूफ ढूंढने के लिए आसमान पर नजर रखते हैं। रात में ऊपर कोई शैडो जैसी शेप, अजीब सी वेपर की लाइन। ये यूएस के दूर छिपे एयर बेसिस पर फोकस लगाए रखते हैं, जैसे नेवाडा डेजर्ट में ग्रूम लेक। ये इतना सीक्रेट है कि ऑफिशियली ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। एमेच्योर डिटेक्टिव्स मानते हैं कि यूएस एयरफोर्स ने जब अपने पास स्टेल्थ फाइटर होने की बात एक्सेप्ट की, उससे कई साल पहले से वो उसे यूज कर रहे थे। आज ये डिटेक्टिव्स कह रहे हैं कि ब्लैक एयरक्राफ्ट की एक नई जनरेशन पहले से कहीं ज्यादा हाइट पर हाई स्पीड से फ्लाई कर रही है। अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए वो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप की जा रही टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद सीक्रेटली बनाई जा चुकी है। कैलिफोर्निया डेजर्ट के एक रिमोट एयरबेस में लो फ्लाइट या लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइट टेस्ट कहे जाने वाले इस एक्सपेरिमेंटल मॉडल को अपनी बिल्कुल नई शेप को हैंडल करने की एबिलिटी के लिए टेस्ट किया जा रहा है। लो फ्लाइट को सुपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से और ज्यादा तेज यानी हाइपरसोनिक यानी साउंड से 5 टाइम्स फास्टर फ्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। साउंड हवा में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है, जब लो फ्लाइट 6000 किलोमीटर पर आवर यानी 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो वो राइफल बुलेट से डबल स्पीड होगी। इसकी शेप को ऐसी स्पीड पर होने वाले जबरदस्त ड्रैग और हीट को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब नासा और यूएस एयरफोर्स ने ये एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक मॉडल 1996 में पहली बार दुनिया को दिखाया, तो कुछ लोग कहने लगे कि इस जैसा एयरक्राफ्ट पहले से ही सीक्रेटली फ्लाई कर रहा था। प्रोफेसर पॉल साइयेज मैकडॉनल्ड डगलस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में हाइपरसोनिक रिसर्च के हेड हुआ करते थे। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर हम 30 इयर्स पहले काम कर रहे थे। उन्हें कोई डाउट नहीं है कि हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट पहले से ही सीक्रेटली यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से 30 इयर्स पहले ही साउंड से 6 to 12 टाइम्स ज्यादा स्पीड से फ्लाई करने की टेक्नोलॉजी आ गई थी, और पिछले 30 इयर्स में बस इतना हुआ है कि एयरप्लेन ज्यादा हल्के हुए हैं और इन्हें बनाना ज्यादा आसान हो गया है, जो हमारे लिए एक चैलेंज था। यूनाइटेड स्टेट्स का 1950 से ही ब्लैक एयरक्राफ्ट डेवलप करते रहने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। CIA के लिए डिजाइन किए गए SR-71 ब्लैकबर्ड स्पाई प्लेन को साउंड की स्पीड से 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड पर सीक्रेटली फ्लाई करने के बाद ही 1964 में पब्लिकली दिखाया गया। अर्थ के करीब 25 किलोमीटर ऊपर 3000 फीट पर सेकंड की स्पीड से उड़ने वाले ब्लैकबर्ड को दुश्मन के फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स का कोई खतरा नहीं था। जब यूएस एयरफोर्स ने 1990 में ब्लैकबर्ड को रिटायर किया, तो उस वक्त भी दुनिया में फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट इन सर्विस का रिकॉर्ड इसी के नाम था। लेकिन ब्लैकबर्ड के ग्राउंडेड होने से पहले भी ये स्पेकुलेशंस हो रहे थे कि यूएस एयरफोर्स ने दूसरा स्पाई प्लेन बना लिया होगा, जो इससे भी तेज उड़ता होगा। उसका कोड नेम था ऑरोरा। आज तक यूएस एयरफोर्स कहती है कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसने स्टेल्थ फाइटर की एग्जिस्टेंस के बारे में कहा था। 1989 में पहली बार वॉर में इराकी टारगेट्स पर रात में भी प्रिसीशन बॉम्बिंग करके डेजर्ट स्टॉर्म का स्टार बनने से पहले F-117 स्टेल्थ फाइटर अमेरिका का सीक्रेट वेपन हुआ करता था।
मैंने इसे 3 साल तक फ्लाई किया था जब ये एक सीक्रेट प्रोग्राम हुआ करता था। हम मंडे से फ्राइडे तक एक सीक्रेट बेस पर जाते थे और अपने काम के बारे में कहीं भी किसी को नहीं बताते थे, अपने घर पर भी नहीं। ये इसे द कॉकरोच कहते हैं, पर ऐसे बेकार से निकनेम के बावजूद स्टेल्थ फाइटर्स फ्लाई करने वाले पायलट्स आपको बेझिझक बताएंगे कि ये एयरक्राफ्ट कितना स्पेशल था। स्टेल्थ की खूबियां हैं इसे बनाने वाले मटेरियल, शेप और एंगल्स। इस एयरक्राफ्ट से कोई हीट सिग्नेचर नहीं निकलता है क्योंकि एग्जॉस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। इंफ्रारेड मिसाइल के लिए भी इसे हिट करना बहुत मुश्किल होगा। सबसोनिक स्टेल्थ फाइटर की तरह मार्क 5 की स्पीड से फ्लाई करने वाला एयरक्राफ्ट पब्लिक से छिपाना ज्यादा मुश्किल है। ये 1 घंटे के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाएगा। कई लोगों ने इन्हें फ्लाई करते देखा है और सभी की डिस्क्रिप्शन काफी सिमिलर है। ये ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेन्स हैं और ये टिपिकली क्लासिकल हाइपरसोनिक प्लेन्स हैं। पिछले 10 सालों में यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में अमेजिंग स्पीड वाले ट्रायंगुलर यूएफओस कमर्शियल एयरलाइनर्स को पीछे छोड़ चुके हैं। कैलिफोर्निया और नेवाडा के डेजर्ट्स में रिमोट एयरबेसेस के पास भी लोगों ने ऐसे प्लेन्स देखे हैं। स्कॉटलैंड में दूर नॉर्थ में मैक्रिहानिश में यूएस ने एक और रिमोट हाई सिक्योरिटी बेस बना रखा है। 8 साल पहले क्रिस गिब्सन ब्रिटिश कोस्ट के पास एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे जब उन्होंने 2 F-111 प्लेन्स को एक एरियल टैंकर को एस्कॉर्ट करते हुए देखा था, जिसके साथ एक ऐसी शेप वाली चीज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। टैंकर के पीछे टेल के पास एक ऐसा ब्लैक ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट था जैसा मैंने पहले या फिर उसके बाद में कभी नहीं देखा। ऑलमोस्ट परफेक्ट ट्रायंगल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा, और वो बहुत बहुत ज्यादा शार्प था। मैं तो स्टन्ड रह गया, ऐसा मैंने पहले कभी कुछ नहीं देखा था। ये एक नया एक्सपीरियंस था, पता नहीं वो एयरक्राफ्ट क्या था। क्रिस गिब्सन से ज्यादा रिलायबल विटनेस मिलना मुश्किल है। उन्हें ब्रिटेन के रॉयल ऑब्जर्वर कोर में किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को 1 सेकंड से कम टाइम में आइडेंटिफाई करने की ट्रेनिंग दी गई थी और वो कोर के रिकॉग्निशन कॉम्पिटिशंस में हमेशा टॉप 5 में आते थे। मैं उस एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि उसे शायद क्लासिफाइड रखा गया था और वो जरूर अमेरिकन प्लेन था। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को लोग सिर्फ देख ही नहीं बल्कि सुन भी पा रहे हैं। अर्ली 1990s से अब तक सदर्न कैलिफोर्निया में कई पावरफुल सोनिक बूम्स या स्काई क्वेक्स ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। ये साउंड्स साइस्मोग्राफ्स में भी दिखाई दिए हैं। उस वक्त वहां ना तो स्पेस शटल ना ही कोई ब्लैक बर्ड फ्लाई कर रहा था। अनफेमिलियर एयरक्राफ्ट्स की कई बार इनक्रेडिबल साइटिंग्स हुई हैं। सदर्न कैलिफोर्निया में सो कॉल्ड स्काई क्वेक्स हुए हैं जिन्हें कुछ लोग इन एयरक्राफ्ट से निकलने वाले सोनिक बूम्स मानते हैं। ये सारी बातें उस पैटर्न में फिट होती हैं कि एयरफोर्स और CIA के पास एक्चुअली वो प्लेन्स अभी भी हैं जो वो कहते हैं कि हमें फ्यूचर में बनाने चाहिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के स्पेस पॉलिसी डायरेक्टर जॉन पाइक ने इस एविडेंस को ब्लैक बजट के साइज के बारे में इनसाइडर्स नॉलेज के हिसाब से कंपेयर किया। ये बजट $100 मिलियन पर डे जितना बड़ा है। ये पेंटागन के एनुअल बजट का ब्लैक होल है जो फाइन प्रिंट में छिपे कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स से फंड किया जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने नेशनल एरोस्पेस प्लेन या X-30 के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च पर कई बिलियन और खर्च किए हैं। इसे स्पेस शटल के रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाने का अनाउंसमेंट 1986 में किया गया था, जिससे बाद में हाइपरसोनिक एयरलाइनर्स डेवलप किए जा सकेंगे। यहाँ यूएस एयरफोर्स अपना 50वां साल सेलिब्रेट करते हुए अपने लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स फ्लाई कर रहा है। जगह है नेलिस एयरफोर्स बेस, नेवाडा। इन हिल्स से नॉर्थ की तरफ है सीक्रेट ग्रूम लेक टेस्टिंग एरिया, लेकिन आज सबकी आंखें यूएस एयरफोर्स के पब्लिक रैंक्स में लाए गए लेटेस्ट ब्लैक एयरक्राफ्ट पर टिकी हैं, द B-2 स्टेल्थ बॉमर। टेक ऑफ हो चुका है। आप सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की 50th एनिवर्सरी देख पा रहे हैं। B-2 का फ्लाइंग विंग लेआउट इसके रेडार रिफ्लेक्शन को कम करता है और उसे एलियन जैसा अपीयरेंस देता है।
जैसा आसमान में कभी नहीं देखा गया। मैं इस प्रोग्राम में लेट 81 अर्ली 82 से काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं 14-15 साल से जानता हूं कि ये प्लेन कैसा दिखता है। एयरप्लेन को रेडार, इंफ्रारेड और विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली लो सिग्नेचर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे फ्लाई करते देखना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, खासकर हाई एल्टीट्यूड पर। स्टेल्थ का यही तो मतलब होता है। ये एयरप्लेन कुछ भी एमिट नहीं करता और इसे किसी भी रेजिम में देख पाना बहुत मुश्किल है। इधर हजारों लोग ऑफिशियल एयरफोर्स शो देखकर खुश हो रहे हैं और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर ऑफिशियल एयरफोर्स शो में हार्डकोर एविएशन एंथुसियास्ट्स का एक ग्रुप ऐसे एयरक्राफ्ट की तलाश में है जिसके एग्जिस्टेंस से पेंटागन इनकार करता आया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एयर पावर एक्सरसाइज है। व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज के पास आसमान में 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स फ्लाई कर रहे हैं। ये लोग खुद को इंटरसेप्टर्स कहते हैं। मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज को चोरी से सुन पाने वाले रेडियो स्कैनर्स के साथ ये ब्लैक एयरक्राफ्ट होने के एविडेंस ढूंढ रहे हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लीप है, या शायद नेक्स्ट क्वांटम लीप कह सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट ज्यादा स्टेल्थी हैं, फास्टर हैं और क्वाइटर हैं और रेडार पर इनविजिबल है। इन्हें विजुअली स्पॉट करना इम्पॉसिबल है। 2 साल पहले स्टीवन डगलस इस एक्सरसाइज का पीछा कर रहे थे जब उन्हें रात को आसमान में अजीब सी शेप को उड़ते हुए फिल्म करने का मौका मिला। एक स्टेल्थी ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट जिसे उन्होंने नाम दिया ब्लैक मैंटा। अब सूरज डूब चुका है। इंटरसेप्टर्स अपने नाइट विजन इक्विपमेंट को तैयार करते हैं। उन्हें पता है कि नाइट विजन इक्विपमेंट के लिए रात का अंधेरा परफेक्ट कवर होता है। वो देखो, साउथ वेस्ट से कोई फास्ट मूविंग चीज आ रही है। हाँ, बहुत ऊपर है। कितना ऊपर उड़ रहा है ना? दिख गया, या हमारे ऊपर से 3 एयरक्राफ्ट उड़कर गए। एक की स्पीड और एल्टीट्यूड बहुत हाई थी, दूसरा U2 जैसा लग रहा था, तीसरा उससे फास्ट था लेकिन पहले वाले जितना नहीं। दूसरे टाइप का एयरक्राफ्ट भी देखा गया है जहां एक U2 जैसा एयरक्राफ्ट अपने पीछे से छोटे एयरक्राफ्ट लॉन्च करता है। उसे हमने आज रात को देखा। शायद उसमें इंसान नहीं था, ये किसी तरह का स्टेल्थी ड्रोन हो सकता है। जहां यूएस एयरफोर्स हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने से इनकार करता है, वहीं उसका साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड कहता है कि मार्क 15 स्पीड यानी 17,600 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा तक की स्पीड वाले प्लेन बनाए जाएंगे। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए अभी डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी से इस बात के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लूज मिलते हैं कि ऑरोरा स्पाई प्लेन जैसे ब्लैक एयरक्राफ्ट चलते किससे हैं। हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए मोस्ट लाइकली पावर प्लान होगा सबसे सिंपल जेट इंजन का हाई स्पीड वर्जन, द रैमजेट। रैमजेट के कंबस्टन चेंबर में हवा डायरेक्टली जाती है और फ्यूल से कंबाइन होकर जलने पर एग्जॉस्ट थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्लाई करने के लिए रैमजेट में किसी स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट की तरह ऑपरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब हवा इंजन के थ्रू साउंड की स्पीड से ज्यादा फास्ट पास होनी चाहिए। जून 2, 2001 को नासा ने एक अनमैन्ड एक्सपेरिमेंटल हाइपरसोनिक क्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम था X-43A। B-52 बॉम्बर पर कैरी करके X-43A को एक पेगासस बूस्टर रॉकेट से 24,000 फीट के एल्टीट्यूड तक भेजा गया। रॉकेट के इग्निशन के करीब 8 सेकंड बाद एक ऐसा मैलफंक्शन हुआ कि टेस्ट डायरेक्टर को X-43A को टर्मिनेट और डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लगातार चलने वाली हाइपरसोनिक फ्लाइट के लिए एरोस्पेस इंजीनियर्स को एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो है ऐसे सिस्टम्स बनाना जो हवा में ब्लास्ट करके जाते हुए एयरक्राफ्ट के फ्रिक्शन से पैदा हुई इनक्रेडिबल हीट को सह सके। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट लुइस का सुपरसोनिक विंड टनल उस शॉक वेव को मेजर करता है जो साउंड की 2.5 टाइम स्पीड से हवा में उड़ने वाली एक स्ट्रीमलाइन शेप से पैदा होती है। शॉक वेव बनते वक्त
एयर ड्रैग से होने वाले फ्रिक्शन से इतनी गर्मी पैदा होती है कि मेटल भी पिघल सकता है। मार्क 12 की स्पीड से फ्लाई करने वाले प्लेन को 2500 डिग्रीज तक की गर्मी सहनी पड़ सकती है। लेकिन स्पेस शटल में यूज होने वाले क्रायोजेनिक फ्यूल से इस टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। हाइड्रोजन जैसी गैसेस -400 डिग्रीज तक फ्रीज होने पर लिक्विड बन जाती हैं। अगर उन्हें एयरक्राफ्ट की स्किन के थ्रू इंजेक्ट किया जाए तो ये गैस बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर इंजन्स उसे बर्न कर देंगे। आज फ्लाई कर रहे किसी सीक्रेट हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट में ऐसे सिस्टम के यूज किए जाने की हाई पॉसिबिलिटी है। लो फ्लाइट हाइपरसोनिक मॉडल के फुल साइज वर्जन में भी यही फ्यूल की तरह यूज होता होगा। लो फ्लाइट की मैंटा जैसी शेप करीब 6400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जनरेट होने वाले शॉक वेव से पैदा हुए ड्रैग को एयरक्राफ्ट के लिए एक एडवांटेज बना देता है। शॉक वेव्स तब होते हैं जब आप साउंड की स्पीड अप्रोच करते हैं या उसके आगे जाते हैं। तो मार्क 5 पर यानी साउंड से 5 गुना स्पीड पर इसे खासकर उस शॉक वेव पर राइड या सर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस शॉक वेव पर जाने वाले पायलट्स इतनी हाई स्पीड पर कंट्रोल मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में हेल्प के लिए कोई कंप्यूटर ब्रेन डेवलप करना होगा। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स नए जनरेशन के ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी मदद से एयरक्राफ्ट बिल्कुल नए मैन्यूवर्स कर पाएगा। ओह वाओ, वो देखो, आई डोंट बिलीव दिस, वो 128 डिग्रीज पर था। कोल्ड वॉर के एंड में कुछ ऐसे नए क्लूज मिले हैं जो स्पाई वर्ल्ड के अल्टीमेट सीक्रेट को रिवील कर सकते हैं। हाई स्पीड पर ड्रैग कम करने के लिए एयरक्राफ्ट के चारों तरफ एनर्जी बबल बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को यूज किया जाता है। सिटी के ये स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन में एजैक्स कोड नाम वाले प्रोजेक्ट पर किए गए रिसर्च को टेस्ट कर रहे हैं। जब से एजैक्स से जुड़े एक साइंटिस्ट से प्रोफेसर पॉल सायाज मिले हैं, तब से वो साइंटिफिक पेपर्स को ट्रैक डाउन करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगे हैं। एनर्जी बबल्स या एयर स्पाइक्स हवा में इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल्स को अलग करके प्लाज्मा बनाकर रास्ता बनाते हैं। इससे शॉक वेव और एयरक्राफ्ट की स्किन के बीच एक कुशन बन जाता है। रशियंस ने कोल्ड प्लाज्मा को इंड्यूस करने के लिए प्लाज्मा टार्च का इस्तेमाल किया, जो इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और जिनसे एयर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बनती है। इस प्लेन के आगे बहुत लो एनर्जी है और हम जब ये एक ऐसे मैकेनिज्म में करते हैं जिसे हम न समझे हैं न कैलकुलेट कर पाए हैं, तो शॉकवेव का स्ट्रेंथ कम होकर आधा हो जाता है। तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल ड्रैग होता है उसका पावर इस प्लाज्मा टार्च की वजह से आधा हो गया है। स्पीड कम करने के अलावा ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एयर की लेयर एयरक्राफ्ट को पुश करने में भी हेल्प करती है। पावरफुल मैग्नेट्स चार्ज्ड एयर को एक्सेलरेट करके क्राफ्ट के आगे ले जाते हैं, जिससे टोटल थ्रस्ट का करीब आधा थ्रस्ट जनरेट होता है। इस फ्यूचरिस्टिक फोर्स को मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स या MHD कहते हैं और ये एजैक्स को अनबिलीवेबल स्पीड्स तक पुश कर सकता है। जब से प्रोफेसर सायाज ने एजैक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तब से सीक्रेसी और बढ़ा दी गई है। लेकिन कुछ और एक्साइटिंग डिटेल्स लीक आउट हुई हैं। स्वीडन में रेडार रेंज के बाहर कुछ इंटरेस्टिंग ट्रैक्स दिखे हैं जो 1 साल के डिफरेंस में बने हैं और जो बताया गया है कि डेमोन्स्ट्रेटर के साउंड की स्पीड से 12 टाइम्स फास्टर उड़ने की वजह से है और दूसरी फ्लाइट एक प्रोटोटाइप की थी जो शायद साउंड की स्पीड से 16 टाइम्स फास्टर और पूरे रशिया को क्रॉस कर गई थी। मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक प्रोपल्शन शायद स्पाई वर्ल्ड का अल्टीमेट सीक्रेट है, लेकिन पब्लिकली जो रिसर्च किए जा रहे हैं वो भी उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज यूएस रॉकेट एंड मिसाइल प्रोग्राम का मेन सेंटर है। न्यू मैक्सिको डेजर्ट के इस रिमोट बेस में एकदम नए और अलग तरीके का फ्लाइट एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एरोस्पेस इंजीनियर लेक मेरेबू मानते हैं कि एयर स्पाइक प्लेन्स के फ्यूचर का एक छोटा सा स्टेप है
जहां एनर्जी बीम्स सॉसर शेप के लाइट एयरक्राफ्ट को पार देंगे, जिससे वो पूरी दुनिया का चक्कर 1 घंटे में लगा सकता है। वो यूएस एयरफोर्स के लिए माइक्रो सैटेलाइट्स लॉन्च करने के तरीके को टेस्ट कर रहे हैं, जिससे किसी एयरक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करना 1000 टाइम्स चीपर हो जाएगा। ये मेरे पास 10,000 वॉट की लेजर बीम है, जो इस एपर्चर से निकलकर इस 45 डिग्री पर सेट किए गए मिरर से टकराकर सीधी हो जाएगी और स्पेसक्राफ्ट के बैक पर हिट करेगी। ये मिरर लेजर एनर्जी को इसके बाहर इस थिन रिंग पर कॉन्सेंट्रेट करता है, जिससे ह्यूज एक्सप्लोजन होगा जो स्पेसक्राफ्ट को ऊपर प्रोपेल करेगा। रोल करने के लिए रेडी हो? रेडी टू आर्म। वी आर रेडी टू आर्म। मेराबू के टेस्ट्स ने एक रेडिकल पॉसिबिलिटी दिखाई है। बीम्ड एनर्जी थ्रस्ट में कन्वर्ट हो गई, जिससे लाइट के हाईवेज पर उड़ना पॉसिबल हो गया। क्योंकि लाइट एयरक्राफ्ट को खुद के लिए भी फ्यूल सप्लाई कैरी करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो काफी हल्का होगा। सिलिकॉन कार्बाइड की थिन फिल्म से बना और कूलिंग के लिए हीलियम से इन्फ्लेट किया हुआ, ये 2000 डिग्रीज तक का आउटर लेयर टेम्परेचर झेल सकता है। ये फ्यूचर के इंजन होंगे जो प्लेनेट के चारों तरफ और स्पेस में मूव कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे, मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक की तरह, और उस टाइप के व्हीकल से पावर लेकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिससे व्हीकल के चारों तरफ एटमॉस्फेयर को एक्सेलरेट करेंगे। लेकिन इससे बाकी चीजें भी होंगी। ये व्हीकल के एरोडायनामिक्स को क्लीन करेगा, ड्रैग कम करेगा और व्हीकल पर हीट ट्रांसफर कम होगा। कंफ्यूजिंग एरोनॉटिकल इनोवेशन के 100 साल में हम हल्की फ्लाइंग मशीन से लीप करके ग्रेट स्पीड और पावर वाले SR-71 ब्लैकबर्ड तक पहुंच गए हैं। ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि लेट 1950s के इस हाई स्पीड जेट एयरक्राफ्ट के टेक्निकल वंडर के बारे में ये हमने आखिरी बार सुना है। स्केप्टिक से मैं कहूंगा कि जाकर SR-71 को ढूंढें। इसे यूनाइटेड स्टेट्स में सब जगह बनाया गया है। लगभग 30 सप्लायर्स ने इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए और उन्हें पता नहीं था वो लोग क्या बना रहे हैं। सारे पार्ट्स असेंबल होने के बाद आपको पता चलता है वो क्या है। ये सामने था, फिर भी बेस्ट केप्ट सीक्रेट बना रहा। एयरक्राफ्ट रिसर्च, जिसके बारे में पब्लिक को बताया जाता है, वो एविएशन के एक नए एरा को शुरू कर सकता है। लेकिन इन कोवर्ट प्रोग्राम्स पर जितने बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं, उसके मुकाबले हमें बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। जब तक इस ब्लैक वर्ल्ड के टेक्निकल वंडर्स को अनवेल नहीं किया जाएगा, तब तक स्टीव डगलस जैसे इंटरसेप्टर्स अपनी रिसर्च जारी रखेंगे और आसमान में उन एयरक्राफ्ट्स की एक झलक को ढूंढते रहेंगे जो कहा जाता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करते।